दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB पीजीटी केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। देखो अगर प्रेजेंट टाइम पर देखा जाए तो स्टूडेंट की बहुत ही बड़ी समस्या है। आपको अच्छी तरह से पता है कि DSSB पीजीटी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का सिलेबस अभी लेटेस्ट में ही जारी हुआ है और जो न्यू सिलेबस यहाँ पर जारी किया है DSSB ने, उसने लगभग सभी स्टूडेंट को यहाँ पर चौंका दिया है और एक तरह से मान के चलना टेंशन में डाल दिया है। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर परेशान हैं क्योंकि जो सिलेबस दिया है ना उसकी शकल देखकर ही ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर डिप्रेशन में चले गए होंगे कि इतना बड़ा सिलेबस और इतना जो टफ सिलेबस दिया है उसको हम कम से कम समय में कैसे कवर करेंगे। अगर इतने बड़े सिलेबस को ढंग से हम कवर करने लग जाएंगे तो 1 साल में छोड़ो 2 साल में भी कवर नहीं होगा, जबकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम यहाँ पर काफी कम रहेगा। बहुत ही जल्दी आप सबको अच्छी तरह से पता है कि एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा, ज्यादा समय आपको मिलेगा ही नहीं। तो सवाल पैदा यहाँ पर यह होता है कि इतने बड़े सिलेबस को इतने कम समय में यहाँ पर कैसे कवर करेंगे। ऐसे केस में क्या 100% सिलेबस कवर किया जा सकता है? अगर कोई टॉपिक मुझे छोड़ना भी है तो कौन से टॉपिक को छोड़ूं, कौन से टॉपिक को पढ़ूं, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यहाँ पर रहने वाले, एक एक चीज में यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। देखो एक दुविधा तो स्टूडेंट के पास ये है ही सही कि बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। इसके अलावा एक दुविधा स्टूडेंट के पास एक और यहाँ पर है, उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो क्या परेशानी है कि आपका जो DSSB पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर है उसके अंदर 300 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 300 क्वेश्चन आएंगे। 300 क्वेश्चन इस तरह से पेपर के अंदर डिवाइड रहेगा। आप चाहो तो पूरी स्कीम को देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। टोटल 300 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं और 300 मार्क्स के ही होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अच्छा, इन 300 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, मतलब पर क्वेश्चन देखा जाए तो मात्र 36 सेकेंड आपको मिलेगा। अब ये जो 300 क्वेश्चन रहेंगे उनमें से जो 200 क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट के केमिस्ट्री के प्लस उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी करेंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी के मोस्ट प्रोबेबली 20 क्वेश्चन रहेंगे और 180 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के इसके अंदर रहेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन इस पार्ट के यहाँ पर रहेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या यहां पर एक्चुअली यह है कि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए मात्र 36 सेकंड का समय मिलने वाला है। भाई 300 क्वेश्चन को करने के लिए 3 घंटे का समय, कैलकुलेशन करोगे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए मात्र 36 सेकंड का समय मिलेगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको 36 सेकंड तो क्वेश्चन को पढ़ने में लग जाता है, जबकि वहां तो आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। अच्छा, अगर मैं बात करूं जैसे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे मान लो कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, हिंदी लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपको याद है तो तुरंत आप टिक कर दो, पढ़ा तुरंत आपने टिक कर दिया, नहीं याद है तो आपने छोड़ दिया। लेकिन जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है या फिर इस पार्ट की बात करें मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन है तो उनको अपन को सॉल्व भी करना पड़ता है। तो ऐसे केस में 36 सेकेंड अपने आप में बहुत ही कम समय है। कुल मिलाकर कह दूं तो 300 क्वेश्चन को करना तो बहुत बड़ी बात है, 300 क्वेश्चन को पढ़ने में ही 3 घंटे का समय यहाँ पर चला जाता है, ये मान के चलो आप। तो एक बात तो यहाँ पर ये फिक्स है कि टाइम बहुत कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा है। क्लियर है? तो आपको टाइम को भी मैनेज करना है, हाँ? कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस कैसे सोल्व करना है, ये चीज भी अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जब सिलेबस आप ध्यान से देखोगे तो आपकी आंखें फटी के फटी रह जाएगी। यहाँ पर देख लिया होगा इसे आपने, लेकिन फिर देख लो। यहाँ पर देखो, अगर आप केवल अब मैं केमिस्ट्री के सिलेबस की बात कर लो स्पेशली, तो केमिस्ट्री के सिलेबस में देखो पीजीटी में ये DSSB में ये टॉपिक दे रखे है ना। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़े, ये टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ पर ये टॉपिक दे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं और आपको ये टॉपिक दे रखे हैं। आपको यहाँ पर टोटल 70 टॉपिक दे रखे हैं और एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर है क्या इन 70 टॉपिक को, अच्छा ये 70 टॉपिक नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, एक्चुअली 70 चैप्टर है। कैसे? जैसे क्वांटम केमिस्ट्री कोई टॉपिक का नाम थोड़ी है भाई, क्वांटम केमिस्ट्री पूरा का पूरा चैप्टर है। अब सवाल पैदा ही होता है कि क्वांटम केमिस्ट्री में से क्या पढ़े, पता चले ढंग से अगर क्वांटम को पढ़ ले जाए तो 15 दिन में तो क्वांटम खत्म नहीं हो आपकी, हाँ? अब इतना समय थोड़ी दे, 70 टॉपिक को कंप्लीट करने में कितना समय जाएगा? तो क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये मेन चीज है। दूसरी बात, जैसे कोई केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर दिया है, केमिकल काइनेटिक्स में ये नहीं दिया है भाई केमिकल काइनेटिक्स में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये तो बताया ही नहीं। तो 70 चैप्टर है ये, है ना।
तो अपने आप में अगर इनको ढंग से कवर करो ना भाई, तो 1 साल छोड़ो 2 साल कम पड़ जाए इतने बड़े सिलेबस को कवर करने में, क्योंकि देखा जाए तो इन्होंने शुरू से लेके लास्ट तक का सब कुछ डाल दिया इसमें। अच्छा, ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई। अब सब्जेक्ट के साथ साथ अगर आप बाकी चीजें देखो यहाँ पर, तो वो भी दे रखी है, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह, रीजनिंग वगैरह, टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह, ये सारी चीजें भी दे रखी है। तो अपन आज इस वीडियो के अंदर इसी चीज पर बात करने वाले हैं कि पहली बात, अपने पास समय बहुत कम है, 3 घंटे में 300 क्वेश्चन करने, पर क्वेश्चन मात्र 36 सेकंड का समय है। दूसरी बात, सिलेबस काफी लेंथी है, ठीक है ना। अब इस सारी प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जाए, कम से कम समय में कैसे यहाँ पर काम करेंगे, इसी बात पर मैं यहाँ पर बात आगे बढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है भाई, समझना। चलो यहाँ पर अपन आगे चलने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, एक बात यहाँ पर फिक्स है, कितने बड़े सिलेबस को कवर करना पॉसिबल ही नहीं है इतने कम समय में। तो सवाल पैदा ये होता है कि कौन से टॉपिक अपन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सारे टॉपिक तो पढ़ना पॉसिबल ही नहीं, 100% सिलेबस नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल। अगर कोई करेगा भी सही ना, तो मान के चलना उसने रट्टा मारा है, उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, ये पक्का बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर आप DSSB का 2021 का पेपर उठाकर देखोगे, कौन सा, 21 का, 21 का, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि DSSB का 2021 का जो पेपर है ना, वो डिक्टो इसी सिलेबस से है जो भी इन्होंने लेटेस्ट में जारी किया था। 2021 में DSSB ने सिलेबस जारी किया ही नहीं था, ये आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन वाकई में उस समय भी जो पेपर इन्होंने दिया था वो इसी सिलेबस से दिया था। मतलब एक तरह से DSSB ने प्लानिंग पहले कर ली होगी उस समय, ठीक है ना। बस उस समय उन्होंने आपको सिलेबस दिखाया नहीं कि ये सिलेबस है, इसमें से हम पेपर बना रहे हैं। बस अब क्या किया है, वही सिलेबस दिखा दिया, लेकिन पेपर इसी सिलेबस के बेसिस पर पहले DSSB दे चुके हैं। ये बात आप दिमाग में फिक्स कर लेना। और उसी पेपर का एनालिसिस यहाँ पर करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में से पहले क्वेश्चन दिए और कौन से में से नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे जनरल फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो पहले इन्होंने 3 क्वेश्चन दिए। ध्यान देना, यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि 2021 के पेपर में किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए। तो जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में से 3 क्वेश्चन आए। अब देखो, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में सब कुछ आ जाता है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आ जाता है, मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है, रेडॉक्स आ जाता है, और भी छोटी मोटी जितने भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ आ जाता है, और बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है, बहुत आसानी से कवर कर सकते हो 3 क्वेश्चन। अच्छा, आपका जो 70 टॉपिक है उसमें जब आप सिलेबस देखोगे तो उन 70 में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री दिखेगा, रेडॉक्स रिएक्शन दिखेगा। आपको इनको अलग से पढ़ने की कोई नीड नहीं, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री उठा, ऑटोमेटिक सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको इनको सर्च करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो अपने आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर छोटा सा टॉपिक है, सब जानते हो, कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, तो ये आपको पढ़ना है। अब क्वांटम केमिस्ट्री की बात करें तो क्वांटम केमिस्ट्री अपने आप में काफी ब्रॉड पार्ट है, लेकिन जब आप यहाँ पर इसमें से जो 8 क्वेश्चन आए, इन 8 क्वेश्चन को अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वांटम केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से उठे, वो बेसिक क्वांटम केमिस्ट्री से उठे हैं भाई, ठीक है ना। जिसमें आप यहाँ पर बात कर सकते हो जैसे 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, ऑपरेटर्स वगैरह, इन सब चीजों से यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन उठे जो नॉर्मल क्वेश्चन है। क्लियर है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि क्वांटम में हमको पढ़ना क्या है। तो क्वांटम को इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक क्वांटम केमिस्ट्री पढ़नी है। फिर भी समझ में नहीं तो एक बार PYQs देख लेना। और अच्छा, अब जैसे HGOD क्लासेस से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी DSSB PGT का कोर्स ले रखा है, तो आपको बता देता हूं, आपको जो क्वांटम केमिस्ट्री कोर्स में प्रोवाइड करी गई है, आपको केवल वही पढ़ना है, उसी में से सब कुछ आ जाएगा। आपको अलग से कहीं पर भी ज्यादा डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। 8 क्वेश्चन क्वांटम से आएंगे तो मान के चलना कि 8 के 8 क्वेश्चन या कम से कम 7 क्वेश्चन आपके उसी मैटर में से बैठ जाएंगे। क्लियर है भाई, समझ रहे हो। अब इसी तरह से सॉल्यूशन चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो, केमिकल काइनेटिक्स में ही देखा जाए तो 9 क्वेश्चन है, तो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर अपने आप में काफी बड़ा है। आप जब ये जो 70 टॉपिक है उसमें जब देखोगे तो आपको एक ट्रांसपोर्ट फिनोमिनान, सरफेस फिनोमिनान और पास्ट रिएक्शंस वगैरह ये टॉपिक भी मिलेंगे। अरे भाई कोई जरूरत नहीं है, आपको सर्च ही नहीं करना टॉपिक, कोई फायदा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, मान के चलना। और जहां से क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल बेसिक है, जैसे आपको वही चीजें पढ़नी है। कौन सी चीजें, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करोगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करोगे, RNA सीक्वेंस वगैरह, थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट वगैरह, ये चीजें आपको बेसिकली पढ़ने हैं। उन्हीं में से यहाँ पर आपके क्वेश्चन
आने वाला है। इसी तरह से बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको देखो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वगैरह ये आपको अब बच्चे क्या होता है कि टॉपिक को देखकर ही डर जाते हैं। हाँ, एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको 70 टॉपिक में देखोगे तो आपको नाम मिलेगा एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब सोचे भाई एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कौन सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हम, ठीक है ना। अरे आपको कुछ नहीं है, आपको वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ना है ना। वो सब चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। जब आप क्वेश्चन देखोगे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लास्ट पेपर में 5 क्वेश्चन आए, और मैंने बताया लास्ट पेपर को आप फॉलो कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि 2021 का पेपर पूरा इसी सिलेबस से बनाया गया है, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि यार ये सब फोकट की चीजें हैं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप सोचो कि नहीं यार क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के आ गए तो फिर हमारा क्या होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैंने आपको बताया ना, आपके पास समय बहुत कम है। आपको 3 घंटे में 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैंने बताया कि ज्यादातर स्टूडेंट तो 3 घंटे में 300 क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं सकते ढंग से, उनको सोल्व करना बहुत दूर की बात है। तो आपको क्या लगता है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर कट ऑफ कितनी ऊपर जाएगी? कट ऑफ बिल्कुल डाउन हो जाएगी, मान के चलना है ना। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर ये चीज है, मेन मुद्दा आपकी प्रैक्टिस का रहेगा कि कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। उसके लिए देखो सबसे बेस्ट चॉइस होती है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन करके रखो। अगर आपने एचगोड क्लासेस से कोर्स ले रखा है तो फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम टॉपिक ऑलरेडी कोर्स में अवेलेबल है, और कुछ टॉपिक बच रहे हैं उनको भी हम जल्दी ही कोर्स में ऐड कर देंगे। टेस्ट सीरीज वगैरह उसमें रहती है। तो एचगोड क्लासेस की स्टूडेंट को तो कुछ भी टेंशन नहीं लेने भाई, है ना। आपको केवल कोर्स को फॉलो करना है। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो आपको प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस यहाँ पर करना है। अब थर्मोडायनेमिक्स में अपने आप में 11 क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा वेटेज यहाँ पर रखते हैं, और इसमें आपको एक टॉपिक भी मिलेगा, है ना, इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स। देखो काय के लिए चक्कर में पढ़ना है भाई, वही नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने क्वेश्चन आप देखोगे ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा, है ना। सारी चीजें वही यहाँ पर रहने वाली। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स देखो यहाँ पर आपको पता है कि 70 टॉपिक है आपके सिलेबस में। अब ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि आप क्या कोई सा भी स्टूडेंट उन 70 टॉपिक को एग्जैक्टली कंप्लीट नहीं कर सकता इतने कम समय में। तो ऐसे केस में आपको टेंशन नहीं लेनी, क्लियर है। आपको बिल्कुल भी टेंशन यहां पर लेने की जरूरत नहीं है। आप ये चूज कर सकते हो कि 70 टॉपिक में से आपको केवल इन टॉपिक को पढ़ना है, और उसके लिए भी मैंने तरीका बता दिया। जैसे अगर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स आप देखोगे तो भाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, और आएंगे तो बाई चांस एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बाकी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाया ही नहीं जा सकता। अगर बना दिया तो भाई इतना कम समय जो दिया है उसका कौन क्या करेगा, है ना। इसलिए ये टेंशन आप दिमाग से यहाँ पर बिल्कुल ही निकाल दो। अब इसी तरह से सरफेस केमिस्ट्री देख सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक। बाकी यहाँ पर सीधी सीधी बात है, जैसे स्टेट ऑफ मैटर है। अब स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस आता है। पिछला पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा लिक्विड और गैस में से कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन सॉलिड में से। लेकिन इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में आप मत लेना। स्टेट ऑफ मैटर आपको कंप्लीट ही पढ़ना है, लिक्विड स्टेट भी पढ़ना है, गैस भी पढ़ना है, सॉलिड भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स भी हो सकता है। पता चले कि इस बार सॉलिड में से एक क्वेश्चन दे दे और बाकी गैस में से दे दे, है ना। तो इसलिए पूरा का पूरा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी इसके अंदर स्टेट ऑफ मैटर में देखो ये टॉपिक आपको जो 70 टॉपिक का मैंने लिस्ट में नाम बताया उनमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। अलग से कुछ भी इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जैसे ही इन टॉपिक को आप कवर करोगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, पर नेक्स्ट क्या है ना, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, फेज इक्विलिब्रियम होता है। देखो फेज इक्विलिब्रियम से यहाँ पर इतने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन भाई आप बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम को जरूर यहाँ पर कवर कर लेना। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो 4 क्वेश्चन है, अलग से कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं, बेसिक न्यूक्लियर आपको देखना है। इसी तरह से एनालिटिकल केमिस्ट्री, देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री में सब आ जाता है, ओलियोमेट्रिक एनालिसिस वगैरह दुनिया भर की चीजें सब आ जाता है। यहाँ पर एनालिटिकल टेक्निक्स वगैरह भी आ जाते हैं, टीजीए वगैरह। देखो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना वो बेसिकली नॉर्मल जो टाइट्रेशंस वगैरह के क्वेश्चन से सिंपल एनालिटिकल टेक्निक से रिलेटेड है वो आपको देखने को मिलेगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री आप जरूर देख लेना, क्वेश्चंस देखोगे ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा, ठीक है। इसी तरह बायोफिजिकल को आप कंप्लीट इग्नोर कर सकते हो। देखो आप ये समझो कि 3 चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री।
बायोकेमिस्ट्री में बायो इनऑर्गेनिक है, बायो ऑर्गेनिक है, बायो फिजिकल है, ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी आपके क्वेश्चंस आने के बायो ऑर्गेनिक मतलब बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आ जाता है ना, जहाँ पर प्रोटीन्स वगैरह आ जाता है, इसके साथ साथ कौन सा आ जाता है, अमीनो एसिड्स वगैरह आ जाता है, डीएनए आरएनए वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। तो आपको इन पर ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा थोड़ा बहुत टर्पिनोइड, स्टेरॉइड वगैरह ये आप देख लेना, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पर आप लेना बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बायो फिजिकल को भूल जाना। हाँ, आप पेपर देख लेना आएगा, जब आपको सिंगल क्वेश्चन आपको बायो फिजिकल से नहीं मिलेगा तो मेन जो प्रोबेबिलिटी बायो ऑर्गेनिक जिसमें बायोमोलिक्यूल्स हो गया, और दूसरा क्या हो गया बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हीमोग्लोबिन वगैरह आ जाएगा, मायोग्लोबिन वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। ग्रुप थ्योरी यहाँ पर दे रखी है। अब देखो ग्रुप थ्योरी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर DSSB लेवल पर तो बहुत ही हाई फाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे ग्रुप थ्योरी से। ग्रुप थ्योरी से बेसिकली सिमेट्री वगैरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, जैसे किसमें C2 सिमेट्री है, किसमें C3 सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसमें, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसमें है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल पॉइंट ग्रुप वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या करेक्टर टेबल का बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, है ना। जल्दी ही जो एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो DSSB PGT का कोर्स है उसके अंदर भी ग्रुप थ्योरी को ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी उसके अंदर ग्रुप थ्योरी नहीं है, तो अगर कोई एचकोड क्लासेज के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आपको वहां पर टेंशन नहीं लेना, कोर्स के अंदर इस टॉपिक को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। आगे यहाँ पर बात करें पीरियोडिक टेबल, इनमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, GIOC, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, इनमें अच्छा अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखो, आप जब उन 70 टॉपिक में देखोगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जब क्वेश्चन उठाकर देखोगे ना तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक के मिलेंगे। क्लियर है? तो आपको सब कुछ पढ़ना है यहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पर आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ना है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें UBT आ गया, CFT आ गया, है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गया, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म तो आपको अलग से सिलेबस में दे ही रखा है, इसके साथ साथ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है ना। आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा हो तो फिर तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा आप भूल जाओ फिर सिलेबस को, क्योंकि जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हम उसमें डाल देंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। इसी तरह D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर, इनको तो आपको पढ़ ही लेना है, ठीक है। हाइड्रोजन से देखो लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ना है, सिंपल 11th क्लास का चैप्टर है, आप वही से इसको पढ़ सकते हो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। मेटलर्जी, इसी तरह से मेटलर्जी भी कवर करना है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक में ऑलरेडी बात कर ही चुका हूं इसके बारे में, ठीक है ना। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन 70 टॉपिक को आप देखोगे तो आपको इस तरह से सिलेबस मिलेगा, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वगैरह, ये इस तरह से एल्कोहल, ईथर वगैरह, ऐसे सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। देखो अगर आप इनको इंडिविजुअली इस तरह से कवर करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा समय यहाँ पर खराब होगा। और हो सकता है आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, एल्कोहल पढ़ लिया, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे दिया, हो सकता है उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओ अटेम्प्ट, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भूल जाओ, इस तरह के सिलेबस को आप भूल जाओ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आप सीधा सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केवल इस पार्ट में पढ़ लो कि जनरल ऑर्गेनिक पढ़ लो, हिस्टेरियो पढ़ लो, रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ लो, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लो, और इसके अलावा ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड FGI पढ़ लो। जब आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपका फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन चाहे कैसे बजा, इनमें से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन हो वो 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। ऐसा पढ़ने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट हो या नहीं हो, लेकिन इस तरह से पढ़ने के बाद वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि सारे टॉपिक ऑटोमेटिक ही इस पार्ट में कवर हो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और देखो अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है ऑलरेडी तो फिर तो आपको सोचना ही नहीं, अगर आप एचकोड क्लासेज की स्टूडेंट है तो नहीं सोचना, आपको ऑलरेडी जो कंटेंट प्रोवाइड किया है ये इसी फॉर्मेट में किया है ना, तो आपको इन सब चीजों के लफड़े में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है तो आपको एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पे फ्री कोर्स भी मिलेगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम कंटेंट इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको कवर कर सकते हैं, तो आपके काफी सारा बेनिफिट वहां पर होगा। अब इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो पॉलीमर वगैरह है, बाकी चीजें देखो, आपको ये जो सिलेबस में इस तरह से अलग से दे रखा है ना, ये सारे सिलेबस आपको चक्कर में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। आप मेन टॉपिक देखना, क्वेश्चन वही से उठेंगे, रीजन में बता रहा ना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा है, टाइम बहुत कम है,
हार्ड लेवल का पेपर बनाया ही नहीं जा सकता। और मान लो गलती से बना भी दिया तो कट ऑफ बिल्कुल डाउन हो जाएगी, आपको घबराने की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसी तरह से ऑर्गेनिक का बाकी है। अब जैसे यहाँ पर देखो एक चीज समझना, जैसे अभी इंटर डिसिप्लिनरी टॉपिक है, तो इंटर डिसिप्लिनरी टॉपिक में देखो नैनो केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन है, ग्रीन केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन है लास्ट पेपर में। अब बाकी आप सिलेबस उठाकर देखोगे, सिलेबस में ये सब भी है ना, पहले क्वेश्चन आया ना फिर आएगा। फिर बता रहा हूं मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी वो नैनो और ग्रीन से ही आने की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, बाकी चैप्टर को आप ढूंढना बंद कर दो। और इसे भी मैंने बताया ना 100% सिलेबस कवर किया ही नहीं जा सकता। अब इसी तरह से अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो आपके सिलेबस में ऐसे दे रखा है, बहुत से स्टूडेंट समझ ही नहीं पाएंगे कि पढ़ना क्या है। लेकिन सीधी सीधी बात है, आपको पढ़ना क्या है, यूवी, आईआर, एनएमआर, मास और माइक्रोवेव पढ़ना है। क्वेश्चन यही से आएंगे और पहले भी यही से आए थे, ठीक है ना। और ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह सब, ये सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको कुल मिलाकर ये पढ़ना है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज, अच्छा ये टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह है, बाकी चीजें क्लियर, यहाँ पर बाकी चीजें है ही सही, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो ये सारे टॉपिक तो आपके सामने हो गए। अब आप यहां पर ये डिसाइड करो, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया आपको कि सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते, संभव ही नहीं है। तो आप सबसे पहले यहां पर ये डिसाइड करो कि आपके पास टोटल में इतने टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिसाइड करो कि इनमें से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, ये डिसाइड करो। कैसे डिसाइड करोगे, सारे टॉपिक का मैंने वेटेज लगभग आपको क्लियर कर दिया कि किस टॉपिक से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है और किससे कम मार्क्स के आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप उनमें से लगभग मान के चलो कि आप अपना टारगेट फिक्स करो कि आपको लगभग 80% सिलेबस ही कवर करना है, 100% के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अब जब आप 80% सिलेबस यहाँ पर कवर करोगे तो 80% में आपको कौन से टॉपिक लेने हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। कैसे पता चलेगा, वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो आप कुल मिलाकर सबसे पहले डिसाइड कर लो कि ये जो जितने भी टॉपिक हमको दिए हैं, ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है, इनमें से भाई इस टॉपिक को मैं पढ़ूंगा, इसको नहीं पढ़ूंगा, इसको पढ़ूंगा, इसको नहीं पढ़ूंगा, ये शुरू में ही आप डिसाइड कर लो, ताकि अब आपके पास क्लियर कट आपको पता चलेगा कि आपको टोटल कितने टॉपिक पढ़ने और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, ये एक आंकड़ा आपके पास आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब आंकड़ा आपके पास आ गया है ना, आपको पता चलेगा कि इन्हीं टॉपिक पर मुझे फोकस करना है, बाकी टॉपिक मुझे छोड़ना है, तो उनको सर्च भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब आपको करना क्या है आगे, अब आप यहाँ पर कैसे चलोगे भाई, देखो उसका तरीका क्या है। यहाँ पर जैसे आपने पहला चैप्टर यहाँ पर उठाया, तो फटाफट सबसे पहले पहला चैप्टर जो भी आपने डिसाइड किया, पहला चैप्टर आपने पढ़ के तुरंत आप क्या करोगे, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना भाई। शॉर्ट नोट्स में क्या आएगा, आपके की पॉइंट्स वगैरह आपको लेना है, ठीक है ना। और जैसे आप पहला चैप्टर कंप्लीट करोगे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो फटाफट उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना। अगर आपने कोर्स वगैरह ले रखा है तो उसके ऑनलाइन टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर लेना, नहीं ले रखा हो तो कम से कम आप कुछ क्वेश्चन तो किसी भी बुक से उस चैप्टर के जरूर सोल्व कर लेना, ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है वो काम करेगा भी या नहीं करेगा, आपने ढंग से पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, पता चले आपने रट्टा लगा लिया हो इसे, ठीक है ना। अब तो कुल मिला के शॉर्ट नोट्स आपको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी, क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना। और अगर आपके पास टेस्ट सीरीज वगैरह है तो ऑनलाइन टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लेना, नहीं है तो कम से कम ये चीज आप डायरेक्ट करके देख लेना। क्लियर है। अब देखो जब दूसरा चैप्टर, अब पहला चैप्टर हो गया, तो आप यहाँ पर ये भी डिसाइड कर लो कि आपके सामने जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आए उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपके पास ओवरऑल समय कितना है। पता चले कि आपने सारा टाइम ही वेस्ट अलग जगह से कर दिया, पता चले कि आपने डिसाइड किया कि मुझे ये 35 टॉपिक कंप्लीट करने, 40 टॉपिक कंप्लीट करने, और पता चले आप 1-2 चैप्टर में या कुछ गिने चुने 15-20 टॉपिक में ही फंस के रह जाओ, उलझ के रह जाओ, और बाकी उनको भी नहीं देख पाओ। भाई पहले ही आप इग्नोर कर चुके हैं कि इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं और इतने टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, लेकिन कम से कम जो आपने डिसाइड किया है ये मुझे पढ़ने हैं, तो अब भैया वो अच्छी तरह से होने चाहिए। अब उनमें ऐसा नहीं करना, अब समय नहीं बचा कि इनको हटा दो, इसको हटा दो, वो यहाँ पर आपको नहीं करना। तो सीधी सीधी बात है, ऐसे केस में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने,
क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ओटी वगैरह वहां पर अटेम्प्ट कर लेना है। अब जैसे सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हुआ तो आप क्या करो, फर्स्ट चैप्टर का शॉर्ट नोट्स के रिवीजन साथ के साथ करते रहो, ठीक है ना। साथ के साथ आपने रिवीजन किया क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनेगा तो फटाफट बन जाएगा। दूसरी बात, एक बात और समझना, जैसे एक बड़ा चैप्टर है, मान लो केमिकल काइनेटिक्स अपन ने उठाया। अब केमिकल काइनेटिक्स अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन जब इसके शॉर्ट नोट्स देखोगे तो 2 से 3 पेज के रहेंगे। कितने? 2 से 3 पेज के शॉर्ट नोट्स रहेंगे पूरे केमिकल काइनेटिक्स के। अब आप खुद अंदाजा लगाओ 2 से 3 पेज को रिवाइज करने में आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला वगैरह ही तो अपन को पढ़ लिखना है, की पॉइंट्स लिखना है, पूरी थ्योरी थोड़ी लिखनी है ना। तो कुल मिलाकर रिवीजन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो तो फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को रेगुलर डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो। फिर आपने वही सेकंड चैप्टर के भी शॉर्ट नोट्स बनाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, ओटी अटेम्प्ट किया। अब थर्ड चैप्टर आपने उठाया, थर्ड चैप्टर जब उठाओगे तो फिर फर्स्ट का और सेकंड के दोनों के शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करो, और हो सके तो 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा डेली निकाल के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उनकी साथ के साथ करते रहे, ताकि पूरा का पूरा टॉपिक आपका रिवाइज होता रहे। अगर आपने ऐसा किया ना कि पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा और उनका रिवीजन ही नहीं किया, तो आप मान के चलना कि लास्ट तक आप भूलने लग जाओगे। अब आप आगे का पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए रिविजन वाली प्लानिंग आपको साथ के साथ यहाँ पर जरूर रखनी है। क्लियर है भाई, समझ में आया? आप डिसाइड कर लो कि जैसे मान लो कि डेली आप 10 हार्स यहां पर दे रहे हो पढ़ने, तो आप भाई डिसाइड कर लो कि 10 हार्स में से कम शुरू में मैं डेली 1 to 2 हार्स यहां पर क्या करूंगा, रिवीजन करूंगा, और बाकी यहां पर 9 to 10, 8 to 9 हार्स में क्या करूंगा भाई, यहां पर न्यू चैप्टर पढ़ूंगा। ये आप डिसाइड कर लो, है ना। और जब जैसे जैसे पास में एग्जाम आता जाए, जब अब सपोज करो एग्जाम आने में 1 आध महीना बचा या उससे भी कम समय बचा, तो फिर उस समय में क्या, न्यू चैप्टर्स के लिए आप टाइम को कंटिन्यू रिड्यूस करते हुए चलना और ये टाइम बढ़ाते चलना। जैसे मान लो एग्जाम आने में 15 दिन ही लगे साहब। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया तो ऐसे केस में सबसे ज्यादा फोकस फिर आपको रिवीजन पे करना है। तो ऐसे केस में फिर इस टाइम को बढ़ाकर आपको क्या कर देना है कि इस टाइम को बढ़ाकर 4 से 5 घंटे या इससे भी ज्यादा कर देना है, और यहाँ का टाइम और कम कर देना है। एग्जाम आ ही गया, 2-5 दिन ही बचाए, तो फिर तो आपको क्यों रिवीजन ही करना है, फिर न्यू चैप्टर को छेड़ना ही नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आपको किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपको ये पूरा जो सिलेबस दे रखा है उनमें से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने। 80% से ज्यादा टॉपिक यहाँ पर सिलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप कर भी लोगे ना तो भी आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। क्लियर है? दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर भाई, 80% चैप्टर हो गया। अब उन चैप्टर का आप सीक्वेंस डिसाइड कर लो कि पहले कौन सा पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है, ठीक है ना। हर चैप्टर को जैसे जैसे कंप्लीट होता जाए उनके शॉर्ट नोट साथ में बनाते जाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करते जाओ, और रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम निकाल लो। शुरू में रिवीजन के लिए कम टाइम रखो, न्यू चैप्टर के लिए ज्यादा रखो, और जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाए, एग्जाम पास में आता जाए, आप रिवीजन के लिए टाइम बढ़ाते चलो और न्यू चैप्टर का टाइम घटाते चलो। लास्ट में तो केवल फिर रिवीजन ही करना है, न्यू चैप्टर को बिल्कुल आपको छोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर जितने भी टॉपिक आपको बताए, इनमें से अगर आपने एचगुड क्लासेस पर पेड कोर्स ले रखा है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं, जहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है हम उसी के अंदर आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपने पेड कोर्स ज्वाइन नहीं भी किया और कुछ टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो भाई फ्री कोर्स जो है फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर 650 प्लस वीडियो लेक्चर्स है ना। अब आपको आपकी जो टॉपिक है इन्हीं में से फ्री कोर्स के अंदर टॉपिक ढूंढ लेना है, और वहां से आप फ्री कोर्स के अंदर से भी टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और फ्री कोर्स से देखो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा, बहुत सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेड कोर्स पर जाते हो तो पेड कोर्स की जो प्राइस है वो हमने मात्र यहाँ पर 2624 रुपये रखी है। हालांकि प्राइस वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन कोर्स ज्वाइन करते समय जब टारगेट DSSB कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पर कम हो जाएगी, 2624 रुपये हो जाएगी। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी आपके एग्जाम तक रहेगी। यहाँ पर आपको DSSB का कंप्लीट
कॉम्बो कोर्स भी मिल जाएगा, केवल टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, केवल क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। आप अपने आवश्यकता अनुसार ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इसकी डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां पर डिटेल वीडियो मिल जाएगा, वो देख लेना। बाकी एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लेना, है ना। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन पर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना या नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। इससे आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। थैंक यू।